हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। हरियाला पर्व की सभी को शुभकामनाएँ और अब क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ठीक है? हमने परमाणु त्रिज्या का कांसेप्ट समझा था। अब जो क्लास है मैं इससे आगे लेके चलता हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं माइक चेक कर लूँ ऑन है और स्क्रीन शेयर है। चलिए, तो स्टार्ट करता हूँ और इस कांसेप्ट को समझाता हूँ कि क्या होती है परमाणु त्रिज्या, ठीक? तो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में जाना था कि भई नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच की दूरी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। क्योंकि हमने देखा, जाना कि जो एटम है, परमाणु है, वो गोल होता है, स्फेयर होता है ना? तो स्फेयर होगा तो उसका कुछ एक फिक्स्ड रेडियस होगा, तो नाभिक से लेकर जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है? बट आज की क्लास में हम इससे भी आगे पढ़ने जा रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या का क्या-क्या वेरिएशन होगा, ठीक है? तो एटॉमिक रेडियस का क्या वेरिएशन होगा ग्रुप में और क्या वेरिएशन होगा पीरियड में। आप जानते हैं भई आवर्त सारणी जो आपके पास है, उसमें एलिमेंट्स को हम लेफ्ट टू राइट भी देखते हैं और टॉप टू बॉटम भी देखते हैं, है ना? लेफ्ट टू राइट से अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे तो उसे हम पीरियड कहते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है? जिसे हिंदी में आवृत भी बोलते हैं, ठीक है? और टॉप टू बॉटम अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम ग्रुप या फिर हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। बहुत सरल सी बात है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो हम यही देखने जा रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस में कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या चेंज देखने को मिलता है, यदि मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, वर्ग में जा रहा हूँ या फिर किसी पीरियड में जा रहा हूँ, आवर्त में जा रहा हूँ, ठीक है? समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ इन ग्रुप, ग्रुप का मतलब है टॉप टू बॉटम। जब मैं एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम अरेंज कर रहा हूँ, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल से लेते हैं, सबसे पहले मैं ग्रुप 1 ही ले लेता हूँ। आप जानते हैं ग्रुप 1 में सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर इसके बाद लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और लास्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप सभी जानते हैं फ्रांशियम आता है, ठीक है? आई थिंक परमाणु संख्या आप सभी को पता होगी, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का परमाणु संख्या 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना आएगा 37, यहाँ पे आएगा 55 और आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ आएगा 87, ठीक है? जिनको परमाणु क्रमांक निकालने में समस्याएँ आती हैं, याद नहीं होते, तो मेरा मानना है याद तो आपको होने चाहिए, फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप आपको बता दूँ, ये होता है n=1 फर्स्ट सेल, इसको हम पहला पीरियड या फिर पहला आवृत्त भी बोल सकते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा आवृत्त, है ना? इसको चौथा, मतलब इधर की तरफ जो तत्व चलेंगे, सारे एलिमेंट्स जो आगे की तरफ होंगे, वो पहले आवृत्त, दूसरे आवृत्त, तीसरे आवृत्त इस तरीके से चलेंगे और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो ये वर्ग में है, ग्रुप में है, ये बात आपको पता है, ठीक है? ऐसे ये 5वां आवृत्त होगा, ये छठा और ये 7वां आवृत्त होगा। क्लियर है? अब कुछ बातों को और समझिएगा बच्चों। जब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रांसियम इनमें आते हैं, एटॉमिक नंबर याद करने में समस्या होती है, तो ध्यान रखना है, जब आप पहले से दूसरे आवृत्त में आते हैं, तो आप हमेशा 2 जोड़ेंगे, ठीक है? दूसरे से तीसरे आवृत्त में आएँगे, तो हमेशा आप 8 जोड़ेंगे, फिर तीसरे चौथे में जाएँगे, तो भी आपको 8 ही जोड़ना है, फिर इसके बाद आप जोड़ेंगे 18, फिर इसके बाद फिर से जोड़ेंगे 18 और फिर लास्ट वाले में जोड़ेंगे 32। बहुत सरल है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरीके से आपको पुराने एटॉमिक नंबर में जो पहला परमाणु संख्या है, दैट मीन्स सोडियम का अगर 11 है, तो 11 देखो किस सेल में आ रहा है ना? किस पीरियड में आ रहा है, किस आवृत्त में आ रहा है, तो सोडियम 3rd आवृत्त में आ रहा है, 3rd से 4 में जाने के लिए 8 जोड़ना है, ठीक है? तो ऐसे करके हम एटॉमिक नंबर सभी के परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे सीज़ियम का याद है, फ्रांसियम का याद नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि एक ही ग्रुप के हैं। अगर एक ही ग्रुप के हैं, सीज़ियम छठे आवृत्त का है और फ्रांसियम 7वें आवृत्त का है, छठे से 7वें आवृत्त में जब हम जाते हैं तो 32 जोड़ते हैं, तो 55 में 32 जोड़ देंगे, 87 उसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है? अब देखिए जैसे-जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, तो मैं ये भी तो देख रहा हूँ नंबर ऑफ सेल, है ना? नंबर ऑफ सेल, कक्षों की जो संख्या है, ये भी बढ़ती जा रही है। पहले वाले के पास 1 कक्ष है, दूसरे वाले का 2 कक्ष, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 कक्ष तक आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब जरा समझिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं आपके पास ये नाभिक है और इसके पास n=1 है, दैट मीन्स इसके पास एक ही कक्ष है, पहला ही कक्ष है ना? इसके बाद देखो लिथियम, इसके पास पहला ये नाभिक हो गया, इसके बाद ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा हूँ, आपने साफ-साफ लिखा है इसका n की वैल्यू 2 है, मतलब इस पे 2 कक्ष हैं।
ठीक है। और ये n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि जब सोडियम के पास 3 कक्ष आ जाएंगे, भाई 3 कक्ष आने का मतलब भी तो ये है कि नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है। देखो ये नाभिक के बहुत क्लोज है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या कम होगी। इसके बाद 2 सेल आएंगे तो ऑब्वियस बात है परमाणु त्रिज्या और बढ़ जाएगी, 3 सेल आएंगे तो परमाणु त्रिज्या और बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 4 सेल आएंगे, ठीक है ना, यदि आपके पास 4 सेल आएंगे तो आप देखेंगे परमाणु त्रिज्या और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपको समझ में आया, जब मैं ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर आता हूं, जब मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आता हूं, टॉप टू बॉटम आता हूं, ठीक है, वर्टिकली टॉप टू बॉटम आता हूं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, ठीक है, कक्षों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। एन क्या है हमारा, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुझे लग रहा था क्लास में ये 3 क्लास में हमारा सिलेबस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता एक और इस क्लास में कंप्लीट हो पाएगा। एक और क्लास लूंगा, कोई बात नहीं, एक्सटेंड हो रहा है, पर हाँ चीजों को हम छोड़ नहीं रहे, ये भी ध्यान में रखना है। जितना मैक्सिमम हमें बीएससी लेवल तक पढ़ना चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। और एटॉमिक रेडियस हमने देखा, परमाणु त्रिज्या, नंबर ऑफ सेल, आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। तो ग्रुप में समझ में आता है कि परमाणु त्रिज्या इन जनरल, बेटा हमेशा नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ, सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इंक्रीज होती है इन जनरल। बट ये चीजें हमें आगे आने वाले ग्रुप, दैट मींस जब हम आते हैं ग्रुप नंबर 13 पे, ग्रुप नंबर 13 पे जल्दी से बताएंगे ग्रुप नंबर 13 कौन सी फैमिली होती है। तो याद कीजिए ये बोरॉन फैमिली होती है। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है ना, पढ़ा था, फिर इरिडियम आता है, फिर थेलियम आता है ना, पढ़ा है ना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इरिडियम और थेलियम। बट यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो शुरू में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जो कि जनरल ट्रेंड होना भी चाहिए। टॉप से बॉटम आने पे किसी भी ग्रुप में, किसी भी वर्ग में, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बट जैसे ही एल्युमिनियम से गैलियम की ओर आता हूं तो भैया यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। एल्युमिनियम और गैलियम इसका साइज लगभग लगभग बराबर हो जाता है। फिर गैलियम से इरिडियम की ओर आता हूं तो ये देखता हूं कि भैया गैलियम और इरिडियम का साइज भी लगभग लगभग बराबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जैसे इनिडियम से थेलियम की तरफ आता हूं तो देखूंगा थेलियम का साइज तो इनिडियम से भी कम हो गया, मतलब लगभग बराबर कह सकता हूं, या फिर प्रॉपर्ली कह सकता हूं कि थेलियम का साइज इनिडियम से भी छोटा हो गया। ठीक है, और इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन है इससे पहले आने वाले जो आवृत में, इससे पहले जो तत्व आ रहे हैं, दैट मींस वो एलिमेंट जो इससे पीरियड में पहले आ रहे हैं उनका बिहेवियर। दैट मींस अगर मैं बात करूं गैलियम की, तो जैसे ही मैं गैलियम पे आ रहा हूं, एल्यूमिनियम से गैलियम पे आ रहा हूं, तो भाई मैं देख रहा हूं गैलियम से पहले पूरी 3D सीरीज आ गई, ऐसे ही इनिडियम से पहले पूरी 4D सीरीज आ गई, थेलियम से पहले पूरी 5D सीरीज आ गई। और हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में कि भाई अगर मैं 3D 4D और 5D सीरीज की बात करूं तो हम देखते हैं 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस, देखो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पीरियड की भी, ठीक है, तो आवृत की भी बात कर रहा हूं, तो आवृत में देखेंगे कि भाई जब 3D सीरीज में चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 3D सीरीज में जो परमाणु त्रिज्या है वो घटेगी, एटॉमिक रेडियस घटेगा। और एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर आने पे, ये तो जनरल ट्रेंड पढ़ा ही है, ऊपर से नीचे की ओर आने पे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, बट 3D में एटॉमिक रेडियस घटेगा भी। तो देखो एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने में बढ़ रहा है, 3D सीरीज की वजह से घट रहा है, तो मैं कहूँ ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो एटॉमिक रेडियस है उसमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सिंपली कह सकता हूँ कि सर एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम लगभग बराबर है। बात समझ में आ रही है, देखो इंक्रीज होनी चाहिए बट लगभग बराबर क्यों है, एक तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, बट 3D सीरीज होने की वजह से हम पढ़ेंगे 3D सीरीज में जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, तो भाई बढ़ भी रही है घट भी रही है, ओवरऑल क्या हो जाएगी, लगभग कांस्टेंट बराबर है ना, स्थिर हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम इसका जो एटॉमिक रेडियस है क्या लगभग बराबर है। तो इसलिए मैंने लिखा है इन जनरल, जनरली एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। बट भाई आपको ध्यान रखना ग्रुप 13 में ये 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस में, परमाणु त्रिज्या में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रेंड में चेंज हो जाता है, तो इन जनरल भी याद रखना है और जो चेंज है वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। अब पीरियड में भी देखते हैं आवृत में कैसे परमाणु त्रिज्या में भिन्नता आती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो बेटा जी, आप जानते हैं जो पीरियड होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है ना, ये पीरियड होते हैं आवृत होते हैं। ठीक है,
इस आवृत में मान लो मैं सेकंड सेल में चल रहा हूँ, है ना, n बराबर 2 में चल रहा हूँ। तो n बराबर 2 में हम जानते हैं यहाँ आता है लिथियम, इसके बाद आता है बेरिलियम, इसके बाद आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, है ना, ये तत्व आते हैं। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है से लेकर नियोन जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। ठीक है, तो ये सारे तत्व हैं। अब यहां ध्यान रखना, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, आप जानते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है उस पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। यदि फर्स्ट टाइम इस क्लास को जो बच्चे देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, जब भी कंसेप्ट और आइडिया डेवलप होंगे, अदरवाइज ऑब्वियस है आप बीएससी कर चुके हैं तो आपको ये समझ में आ भी रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी कारणवश, मैं जानता हूँ दूर दराज गाँव में बच्चों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, पढ़ा तो होता है बीएससी में पास होने के लिए, बट प्रॉपर इसकी अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। सेम इसको जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए देख रहा है, तो कक्षा 11-12 में भी सारी बातें हैं, तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, तो खैर बेरिलियम जिसका परमाणु संख्या 4 है, दैट मीन्स के पास 4 ही प्रोटॉन होंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन जिसका परमाणु संख्या 5 है, तो हमें पता है इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से सोन आगे की ओर जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 9 है तो हम सभी जानते हैं इसके पास 9 प्रोटॉन होंगे और 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सरल सी बात है। अब मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मैं लिथियम से फ्लोरीन की ओर जा रहा हूं, है ना, हम देख रहे हैं n बराबर 2 है। n बराबर 2 का मतलब ये हो गया कि मैं सेकंड पीरियड में हूं। ठीक है, दूसरे आवृत में हूं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 है। ठीक, तो दूसरे आवृत में जाने पे, लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाने पे मैं देख रहा हूं जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भी तो बढ़ रही है। देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन सो ऑन बढ़ता हुआ चल रहा है, और 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन तक हम जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं देख रहा हूं लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाने पर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। ध्यान में रखिएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ध्यान रखना न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक आवेश, ये भी बढ़ेगा। पूरा करके लिख देता हूं, न्यूक्लियर चार्ज, और हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बोलता हुआ चल रहा हूं क्या, नाभिक आवेश, है ना। नाभिक कितना आवेश लगा रहा है, कितना उस पर चार्ज है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जहां पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो ध्यान में रखना वहां पे नाभिक आवेश भी इंक्रीज होता है। तो समझिएगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसका नाभिक आवेश कम होगा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इसका नाभिक आवेश और ज्यादा होगा। ऐसे 5 वाले का और ज्यादा होगा, ऐसे 6 वाले का और ज्यादा, 7 वाले का और ज्यादा, 9 वाले का और ज्यादा होगा। अभी नाभिक आवेश का मतलब क्या बना, तो बच्चों हम सभी जानते हैं ये नाभिक है। ठीक है, हम नाभिक में जानते हैं क्या होता है। नाभिक में हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये सरल सी बातें हम जानते हैं। अब न्यूक्लियस का ये प्रोटॉन प्लस चार्ज इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ आकर्षण होने में जो बल लगता है, इसी बल को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिक आवेश कहते हैं। और ये न जाने कितनी बार मैं आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसको हम न्यूक्लियर फोर्स या फिर नाभिक बल बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, ये न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये नाभिक चार्ज जितना अधिक होगा, उतना ही ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, उतना ही ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, समझिए, अगर ये लिथियम है, इसका ये नाभिक, और ये इसकी फर्स्ट सेल हो गई, ये इसकी सेकंड सेल हो गई, ध्यान समझिएगा। ठीक है, लिथियम का साइज ये है, इसका भाई 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, तो उसका नाभिक चार्ज जो भी है, मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड है। अब बेरिलियम पे आओ, ये देखो नाभिक, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, क्लियर है, और ये इसकी सेकंड सेल हो गई। बट आप देखेंगे भाई इस पे 4 प्रोटॉन है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इसका नाभिक बल अधिक होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं लिथियम से मैंने बेरिलियम का साइज कम बनाया है। तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे नाभिक चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नाभिक आवेश बढ़ेगा। नाभिक आवेश ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। बहुत प्यारी बात है, ये रिलेशन सारे याद करने हैं आपको, कि नाभिक आवेश आप बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाएंगे, तो ध्यान रखना साइज हमेशा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को और अधिक अपनी ओर खींचेगा। भाई नाभिक चार्ज का मतलब ये है, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियस नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, और आपको पता है, समझ के देखिए कि आपका ये न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर दिखाई देगा, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि भाई जो रेडियस है उसके बीच की दूरी कम हो गई, दैट मींस एटॉमिक रेडियस कम हो गया। तो रिलेशन समझ में आता है कि नाभिक आवेश जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अगर नाभिक आवेश बढ़ेगा, ठीक, तो साइज हमेशा घटेगा। क्लियर सी बात। तो नाभिक आवेश कब बढ़ता है, बता दिया, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं जब किसी पीरियड में हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहे हैं, ठीक है, आवृत में किसी भी आवृत में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से नाभिक चार्ज बढ़ेगा। और यदि नाभिक चार्ज बढ़ेगा तो भैया साइज का मतलब है परमाणु त्रिज्या।
साइज का मतलब है यहाँ पे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इन जनरल देखा कि ग्रुप में जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, वो ग्रुप में क्या हो रही है, इन से नीचे की ओर आ रहे हैं, जबकि पीरियड में परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है, जब हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट हैंड की साइड की ओर आ रहे हैं। क्लियर है बात? तो आई थिंक इतना आप सभी को क्लियर होगा कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, क्या इफेक्ट होता है, क्या वेरिएशन होता है इसका ग्रुप में, वर्ग में और पीरियड में, आवर्त में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं, फिर इसके बाद आपको आयनिक रेडियस भी पढ़ाऊंगा। इसको आगे बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाना चाह रहा हूँ, चार्ज। इसको भी यहाँ पे समझते हुए चलिएगा, जब हम न्यूक्लियर चार्ज पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको मैं हालांकि पिछले चैप्टर में पढ़ाने वाला था, बट मुझे लगा उस चैप्टर को उतना ही बाइंड अप करना चाहिए, ऑब्वियस है इसको अगले चैप्टर में पढ़ाना है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आपको पढ़ा देता हूँ। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली हमारे सिलेबस में होता है, तो इसलिए जल्दी पढ़ा देता हूँ। क्या है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हमें हिंदी में बोल सकता हूँ प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है ना, न्यूक्लियर जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं या फिर नाभिक बोल रहे हैं, चार्ज आवेश हो गया, इफेक्टिव मतलब प्रभावी। तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में ईएनसी भी कहते हैं, कई बार ईएनसी भी बोल देता है। व्हाट इज ईएनसी, ईएनसी क्या है, ऐसे करके भी आपसे पूछ लेता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको लिखते हैं जेड, ऐसे इसके नीचे इफेक्टिव। ठीक है, ये बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, ये जेड इफेक्टिव आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये जेड क्या है, ये जेड है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जेड, हम शुरू से जेड का रिप्रेजेंटेशन लेते हुए चल रहे हैं बच्चों। जेड कोई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ाता आ रहा हूँ। जेड हम किसको मान रहे हैं, ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेड मान रहे हैं किसको, जेड मान रहे हैं एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिग्मा, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट या हिंदी में वालों के लिए स्क्रीनिंग स्थिरांक, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब पहले सीख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, ये तो आप सभी को पता है, जो परमाणु की संख्या है वही परमाणु संख्या है, बट स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आप एलिमेंट्स का, जितने भी तत्वों का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, आपको सभी को निकालना सिखा चुका हूं, चैप्टर 1 में भी सीखा था और चैप्टर 2 में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा। तो पहली बात, जब भी आपको कोई तत्व दिया है, उस तत्व का बोला जा रहा है कि भाई इस एलिमेंट का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के बताइए, ईएनसी निकाल के बताइए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले आप सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें। आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं सेल के बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं कि पहले पहली सेल, फिर उसके बाद दूसरी सेल, फिर उसके बाद तीसरी सेल, उसके बाद चौथी सेल, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, और फिर सेल के साथ साथ ऑर्बिटल्स के बढ़ते हुए क्रम में भी लिख दें। ऑर्बिटल्स के बढ़ते हुए क्रम में कैसे, जैसे मान लो 1s है, फिर उसके बाद 2s है, फिर 2p है, तो देखो फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल हो गई, फिर थर्ड सेल 3s है ना, देन 3p, देन 3d है ना, फिर 4s, 4p, 4d, 4f। तो सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, सबसे पहला रूल नंबर 1 तो यही है। क्लियर है? अब आपको ध्यान में रखना है इसके बाद रूल नंबर 2 कि जब आप सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, मान लो, चलो निकाल के ही देखते हैं, मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर इसका परमाणु संख्या 12 है, हम सभी को पता है सर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 प्रोटॉन होंगे। अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है, तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। तो हम देखेंगे ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए कुछ फॉर्मुलाज है, कुछ रूल्स हैं, उसको भी यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करता हुआ बताता हूँ। देखो, जो बाहर वाली सेल होगी, ठीक है, उस पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन लेना है। अब क्या है कंडीशन, जरा समझिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो भी अच्छे समझते हैं। मान लो ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे हम जानते हैं ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, तो हमें समझ में आता है कि मैग्नीशियम के पास 3 कक्ष हैं, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और तीसरा कक्ष। क्लियर है? अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, देखो सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नाभिक है, आप जानते हैं नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आपको पता है प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसी खींचने वाले बल को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नाभिक बल कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बट
कंडीशंस, टर्म्स टू बी नोटेड, क्या कि अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद अगले कक्ष में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। और ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस नाभिक बल को बाहर जाने नहीं देंगे, इस न्यूक्लियर फोर्स को बाहर जाने नहीं देंगे। क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो प्रोटॉन का प्लस चार्ज होगा, ऐसा मान के चलो, वो ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इफेक्टिवली बाहर नहीं जा पाएगा, है ना, प्रभाव रूप से वो बाहर तक नहीं दिखाई देगा। अब हमें समझना होगा कि जितना भाई न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे मौजूद है, जितना यहाँ नाभिक आवेश है, उतना ही नाभिक आवेश इस इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उतना नाभिक आवेश यहाँ लगने नहीं देंगे। जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा, है ना, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा वो घट जाएगा। कितना घटेगा, वही निकालने के लिए हम देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हम देखेंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन बना लेते हैं, पर्दा बना लेते हैं, इसको हम पर्दा इफेक्ट या स्क्रीनिंग प्रभाव भी कहते हैं, पर्दा प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हो सकता है इसका कोई और प्रॉपर वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन हो, बट समझिएगा ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली मूव कर रहा है, घूमने की वजह से ये पर्दा बना लेंगे। ठीक है ना, पर्दा बना लेंगे। इसको आप ऐसे भी एग्जांपल से याद कर सकते हो, मान लो आपकी बॉडी, आपका न्यूक्लियस है मान लो, और आपका जो हाथ है, ये हाथ आपका जो है नाभिक बल है। अब आप चाहते हैं कि छत पे एक इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष का, ऐसी छत पे एक इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है, ये मेरा हाथ है, और ये देखो एरो, ये एरो का मतलब मेरा हाथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है ना, ये हाथ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है, ऐसा मानिए। अब मान लीजिए पंखा आपने चला रखा है, दीवार पे लगा हुआ पंखा चला रखा है, और पंखे के जस्ट ऊपर ही छत पे इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं। अब आप चलते हैं पंखे में अगर हाथ डालेंगे तो आपको पता है वो पंखा आपको, हाथ को, जनरली इलेक्ट्रॉन को या दीवार पे चिपके हुए कोई भी चीज को खींचने नहीं देगा, है ना, प्रभाव रूप से खींचने नहीं देगा। और आप देखेंगे पंखे की 3 पंखड़ियां जो घूम रही हैं बहुत तेजी से, वो बिल्कुल एक पर्दे की तरह दिखाई देंगी, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं तो एक पर्दा सा बना देंगे, स्क्रीन बना देंगे, और इसी इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सील्ड का मतलब है परत जमा लेना, अपने आगे एक परत सी जमा लेना, और उस परत की वजह से ये जो नाभिक बल है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है, इससे ज्यादा डीप मुझे लगता नहीं है पढ़ने की जरूरत है, मेन आइडिया आपने ले लिया। आगे देखते हैं, टॉपिक को आगे कवर करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। अब हमें यह समझना है कि जो मैग्नीशियम है इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्ष में है, आउटर मोस्ट सेल में। क्लियर है। अब ये देखना है कि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लगा रहा होगा, कितना न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे निकालना है, तो ध्यान रखिए बाहर कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे निकालना है कितना इस पे नाभिक बल लग रहा है। तो मैं बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं लूंगा, अगर 2 है तो 2 में से 1 लूंगा, मतलब जितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे उससे हमेशा एक कम इलेक्ट्रॉन को ही लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई कर रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज में निकालना चाह रहा हूं। तो बाहरी कक्ष में देखो यहाँ कितने हैं, 3s2, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन है, बट मैंने क्या बताया बाहरी कक्ष में हमेशा एक कम इलेक्ट्रॉन ही लोगे। अगर मान लो बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 9 ही लोगे। क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है मैं उस पे ही तो प्रभाव निकालने जा रहा हूं। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट वैल्यू होती है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 0.35 होती है। ध्यान रखना, ये वैल्यू आपको याद करनी है। बाहरी कक्ष के लिए जो वैल्यू होगी वो 0.35 होगी, उससे अंदर वाले कक्ष के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 0.85, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 होगी। अब अंदर वाले कक्ष में देखो सेकंड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में 6, एस में 2, टोटल कितने हो गए 8, तो गुणा में 8 कर दीजिए। क्लियर है। उससे अंदर वाली जितनी भी सेल होंगी, यहाँ तो 1s ही है, और मान लो उससे भी ज्यादा सेल होती तो अंदर वाली सभी सेल के लिए आप 1 से गुणा करोगे। कितने से गुणा करोगे, 1 से। अब यहाँ s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो हमने बताया एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यू है, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर देंगे, बस में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलता है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकालने का जो वैल्यू है ऐसे निकलती है। दैट मीन स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, स्क्रीनिंग जो आपका स्थिरांक है उसकी वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक इतना बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कंसेप्ट्स को आगे समझते हैं। अब निकालिए जल्दी से व्हाट इज द वैल्यू फॉर सिग्मा। तो हम जानते हैं सर सिग्मा आपने जो निकाला बाहर वाले कक्ष के लिए कितना है 0.35, और बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैंने आपको बताया बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दीजिए, है ना, प्लस उससे अंदर वाली सेल में कितना है 0.85, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, एस में 2, पी में 6, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस उससे अंदर वाली सेल में केवल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, और मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना वैल्यू होता है, केवल 1 होता है, तो 2 गुणा में 1। क्लियर है, फिर से बता देता हूं, आउटर मोस्ट के लिए कितनी वैल्यू होगी 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर उसके बाद उससे अंदर वाली के लिए वैल्यू जो होगी वो होगी 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। उससे अंदर वाली के लिए सभी सेल के लिए कितनी वैल्यू होगी 1 पर इलेक्ट्रॉन। बहुत सरल। चलिए इसको वैल्यूज को पुट करिए,
तो आएगा 0.35, ठीक है, कितना आ जाएगा 17 4 68 है ना, 6.8 आ जाएगा समथिंग, और ये 2 आ जाएगा। बाकी इसको कैलकुलेट आप खुद से भी स्वयं से भी करके बताएंगे क्या ये आएगा। तो बेटा बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर सिग्मा, सिग्मा को क्या कह रहे हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग स्थिरांक। बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको चैट में लिख के भी बताएंगे क्या आएगा इन सबको जोड़ने पे। और हाँ, ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव सवाल आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑब्वियस है कंपटीशन लेवल पहले से बढ़ गया है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो मान के चलिए अब वो पेपर का लेवल अब नहीं पूछा जा रहा, अब 2023 में है अब, ठीक है, कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी अब हमारे पास, ठीक है। तो चलिए गया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जिसको लगता है कि ये वीडियो देख लूंगा तो काम बन जाएगा, भैया ऐसा नहीं है, क्लियर बोलता हूँ, केवल वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। जो बच्चा बार बार रिवीजन करेगा, बार बार ये फॉर्मुलेस को एक जगह कॉपी पे लिख लिया और बार बार उसका रिवीजन कर रहा है, भाई शाम को एक बार रिवीजन कर लिया, मन कर रहा है उसका, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत दिन से नहीं देखा, एक बार पढ़ लिया, उसी का सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना, वीडियोस तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आई थिंक 70+ बच्चे इस प्रोग्राम के लिए जुड़ चुके हैं यूट्यूब पे, तो देख लो 11 पोस्ट है, 70+ बच्चे हैं, खुद ही देख लीजिए, बहुत ज्यादा रस है, ठीक है ना। और सभी को जॉब चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी को जॉब चाहिए, ये फैक्ट है। बट कहानी यही है, जॉब किसकी लगेगी, 11 वैकेंसीज है, सोच के देखिए, जो इनको बार बार पढ़ेगा, रिवीजन करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सिग्मा निकाला, अब जेड देखते हैं। जेड तो मुझे पता है, परमाणु संख्या मैग्नीशियम की 12 होती है। अब निकालते हैं जेड इफेक्टिव। कैसे निकालते हैं, जेड इफेक्टिव कितना होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड कितना है 12 है, और सिग्मा कितना है 9.15 है, 9.15 है। जरा माइनस करना, कितना आया, तो ये आ गया लगभग 2.85। अब मेन कहानी को समझिएगा कि बेटा जी यहाँ मैग्नीशियम के नाभिक में हम देख रहे हैं उसका परमाणु संख्या 12 है, तो उसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस होंगे, ठीक है। 12 प्रोटॉन उसके नाभिक में हो गए, और जो 12 इलेक्ट्रॉन है, मैंने जनरली इलेक्ट्रॉन अंदर लिखा है, इससे कोई समस्या नहीं, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, पहली कक्ष में 2, फिर 8, फिर 2, क्लियर है। अब जब उसके पास 12 प्रोटॉन है, तो ये सभी 12 प्रोटॉन मिलकर एक बराबर अमाउंट का नाभिक आवेश, न्यूक्लियर चार्ज सभी पे लगा रहे होंगे। जब ये सभी पे बराबर नाभिक आवेश लगा रहे हैं, तो बाहर वाले कक्ष तक भी तो ये नाभिक आवेश बराबर पहुंचना चाहिए, 12 है तो 12 ही पहुंचना चाहिए, बट ये 12 नहीं पहुंचा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरीके से पर्दा बना दिया, स्क्रीनिंग कर दिया कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो उस इलेक्ट्रॉन पे केवल कितना चार्ज पहुंच पाया, 2.85 पहुंच पाया। पहुंचना कितना चाहिए था, 12 है तो 12 ही चार्ज बाहर तक पहुंचना चाहिए था, बट 12 नहीं पहुंचा। अंदर वालों ने क्या करा, भाई पर्दे की तरह उस चार्ज को बाहर पहुंचने से रोका, और जो नेट चार्ज है बाहर कितना पहुंचा है, केवल 2.85 पहुंचा है। और पहुंचना कितना चाहिए, 12/12, 100%, 100% नहीं पहुंचा है, 2.85% पहुंचा है। और कई बार तो परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है कि भैया कितना परसेंट यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, तो परसेंटेज जब भी निकालते हैं आपको पता है 2.85 जो वैल्यू आई है, और टोटल कितने में से आई है, 12 में से, और परसेंटेज निकालते तो गुणा में 100 कर दीजिएगा। हालांकि इतने डेप्थ में नहीं पूछेगा इस लेवल के एग्जाम, ठीक है ना। तो इस लेवल के एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा कितना परसेंटेज चार्ज रह गया, ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है, तो वहां से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत सरल है, इतना पढ़ा है, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम गलत ना कर दे, ठीक है। चलिए एक और मैं निकाल के बताता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और लिख के दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर चैट में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उस पर हार्ट देता रहूंगा, जिससे आपको मिल जाएगा हाँ भाई मेरा आंसर सही है। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 35। ब्रोमीन लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 35 है, तो हम सभी जानते हैं इसके पास सर 35 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 35 ही प्रोटॉन होंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को करना आ गया होगा। तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, इसके बाद आएगा 4s2 4p5। जो पहले ही बार ये क्लास देख रहे हैं बच्चों, पहले ही शायद 7 क्लास हो गई, आज ये 8वीं क्लास है, तो 7 क्लास जरूर देखिएगा। और हाँ एक बात और, जिस बच्चे को लग रहा है मैं बस हर वीडियो पे मैं देख रहा हूँ लाइक तो आ रहे हैं, पर हर वीडियो पे मैं लाइक कर दूंगा और ये लाइक है तो बाद में मेरे सेशन में आ ही जाएगा और मैं उसको बाद में देख लूंगा। देखो भैया बाद वाला सीन तो है ही नहीं, हर डेली जो क्लास आ रही है 1 घंटे की आ रही है, ठीक है। 30 लेक्चर है, और एक लेक्चर पे भी अगर मैं 3 घंटे की क्लास बनाता हूँ तो मान के चलिए 90 घंटे हो गया। उसके बाद आपको 25 मार्क्स के लिए
जीएस भी पढ़ना है और जीएस की भी 2 घंटे की क्लास आ रही है, 10 टॉपिक है तो 40 घंटे वो मान लो। एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 40 घंटे के एवरेज वहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 90 घंटे का एवरेज यहाँ लेके चल रहा हूँ, 130 घंटे हैं। और आपको लगता है आप एग्जाम से कुछ दिन पहले 130 घंटे पढ़ पाएंगे? कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्पेशल केस ही होगा कि हाँ भाई आपको सारी चीजें आती हैं, बस रिवीजन करना है, तो मैं कह सकता हूँ। अदरवाइज आप ये बात तो मान के चलिए कि एग्जाम से आप 1 महीने पहले या 15 दिन पहले सोच रहे हैं कि मैं 130 घंटे देख लूँगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना कुछ समझ में आएगा और आपको लगेगा बस वहाँ जाके टिक ही तो करना है, पढ़ के टिक कर दूँगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चीज़ें सीखना अलग चीज़ है और चीज़ें बस रटना अलग चीज़ है। तो यहाँ रटने वाला पेपर नहीं है, यहाँ समझने वाला पेपर है, ये चीज़ भी ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है? खैर ये 4s2, 4p, 5 हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया बाहर वाले कक्ष को देखो, ये है बाहर वाला कक्ष, 4th सेल आउटर मोस्ट हो गया, फिर से अंदर वाली सेल, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है और फिर से उससे अंदर जितनी बच गई वो सारी सेल। ठीक है? अब बाहर वाली सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन देखो, 5 और 2 7। मैंने बताया बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कम लेना है, 6। ठीक है? अब बाहर वाली सेल के लिए मैंने बताया पर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं, 0.35 लेते हैं, तो 6 गुणा 0.35 हो जाएगा। उससे अंदर वाली सेल में आओ, 10, 6 और 2 टोटल कितने को 18 और उससे अंदर वाली सेल के लिए वैल्यू कितनी होती है, 18 गुणा में 0.85। याद कीजिए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है 0.85। अब उससे अंदर जितनी भी सेल होंगी, सारी सेल्स जितनी भी होंगी, चाहे वो 2 है, चाहे 1 है, अगर मान लो यहाँ 3 होती, 2 होती, 1 होती, सभी के लिए वो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है? 1 हो जाएगी। इनटू में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इससे क्या निकलता है? इससे बच्चों मेरा स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा निकलता है। क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 × 10 प्लस 18 गुणा में 0.85 प्लस 6 गुणा में 0.35। सॉल्व कीजिए जल्दी से, तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 17, 17 9 बोलो 79 जा 153, तो 15.3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7, 7 3 21, 2.1 आ जाएगा। ठीक है? सॉल्व कर लेना, इतना ही आना चाहिए। ठीक है? जोड़ के बताओ जल्दी से कितना आया? जल्दी से बताएं जोड़ के। ठीक है? 21 और ये हो गया 5 तो 7। ठीक है? कितना आएगा बोलो? 5 2 7 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है? मतलब 3 और 1 4 है ना, 27.4 आ जाएगा। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब जेड, जेड तो मुझे पता ही है, ब्रोमीन का जेड एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है। सिग्मा भी है, जेड भी है, तो अब मैं निकाल लेता हूँ कितना चार्ज आना चाहिए। तो भाई इसका जेड इफेक्टिव कितना आता है, जेड माइनस सिग्मा। अच्छा एक चीज और, कई बार एग्जाम में लिखा आता है कि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के बता दो स्लॉटर्स रूल से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्लॉटर रूल ही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्लॉटर्स रूल के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम स्लॉटर्स रूल भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जेड, जेड की वैल्यू ब्रोमीन के लिए कितनी है, 35 है। सिग्मा अभी निकाला 27.4 है। अब मेन कहानी समझना, ये नाभिक है, नाभिक में 35 प्रोटॉन है। ठीक है? और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आप जानते हैं टोटल 4 सेल है, 4 सेल में 35 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दैट मींस ये 35 प्रोटॉन 35 इलेक्ट्रॉन पे बराबर फोर्स लगाना चाहिए, बराबर चार्ज लगाना चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, पर्दा बना लेंगे, जो कि बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को उतने ही फोर्स से, उतने ही चार्ज से, उतने ही बल से खींचने नहीं देंगे। तो बताइए वैल्यू जल्दी से कितनी आएगी, बताइए कितना आ जाएगा, 7.6 है ना, इतना आना चाहिए, 7.6। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू 35 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, स्क्रीनिंग कर दिया, पर्दा इफेक्ट कर दिया, या फिर सील्डिंग बना दिया, सील्ड बना दिया। ठीक है? तो SHIELD है ना, सील्डिंग कर दिया। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक, तो एटॉमिक रेडियस सीखा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखा, और आप लोग मुझे इसके बाद बताएंगे आयोडीन जिसका परमाणु संख्या 53 है, इसके लिए क्या जेड इफेक्टिव आएगा। चैट में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं इसको हार्ट कर दूंगा। आप मुझे आयरन के लिए निकाल के बताइएगा, Fe जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ठीक है? इन दोनों को आप करके देखिएगा, सही आंसर पे मैं हार्ट दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयोनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। देखो बेटा जी, आप सभी को पता है एटम है, एटम है, अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसी के बेसिस पे बनते हैं आयन। आयन का मतलब ही है किसी एटम ने, किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन या तो लिया है या इलेक्ट्रॉन दिया है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा है मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे आता है माइनस चार्ज। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑब्वियस बात है इस पे आता है प्लस चार्ज। इसी के बेसिस पे हम धातुओं का वर्गीकरण भी करते हैं, मेटल का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, है ना, या मैं बोलूं एटम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। और एटम में जनरली जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम मेटल्स कहते हैं, धातु कहते हैं। और एटम में जो जनरली इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम नॉन मेटल अधातु कहते हैं। ठीक है? तो धातु या धातु की परिभाषाएं भी यहाँ से हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है?
तो परमाणु जनरली मैं बोलूं एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ये सब आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो मेटल वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास है सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, और हम सभी जानते हैं अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके पास 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए बोहर-बरी वाले मेथड से भी देख सकते हैं कि इसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। चाहे मॉडर्न मेथड से भी देख लो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप सभी को पता है इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो सोडियम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आपको पता है 2 8 वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप ये बना लो 1s2 2s2 2p6, और आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का होता है, नियन का, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा, धातु होगा। ये सब कहानी क्लास 9th 10th वाली है। धातु कौन होता है? जिसकी क्षमता बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन देने की होती है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब कुछ बात को समझिएगा, ये सोडियम है, इसका ये नाभिक हो गया, ये इसका पहला कक्ष हो गया, ठीक है, ये इसका दूसरा कक्ष हो गया, ये इसका तीसरा कक्ष हो गया। क्यों 3 कक्ष बनाए हैं? तो भैया देख लो, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई, ऐसे समझ लो। या फिर देख लो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसके पास कक्ष हैं। क्लियर है? अब हम जानते हैं इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर ही, इस 1 इलेक्ट्रॉन को देने पर ही, ऑब्वियस बात है सोडियम जो Na है 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बन रहा है? Na+ बन रहा है। दैट मीन्स इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 8 1 है, आप सभी जानते हैं। 2 8 1 में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑब्वियस बात है ये बन गया 2 और 8, ठीक। इसके पास देखो ये फर्स्ट सेल हो गई, सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल हो गई, बट जब इलेक्ट्रॉन दे दिया इसके पास 2 ही सेल बची, पहली कक्ष और दूसरी कक्ष। तो देख सकते हैं जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 2 ही कक्ष बचे। क्लियर है? और आपको समझ में आया कि जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले को ही हम आयन बोलते हैं। आयन क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होगा, आवेश होगा। तो सोडियम के ऊपर प्लस आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है ना। तो ये आयन बनाया इसने, और आयन बनाने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और हम जानते हैं जिस आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन कहते हैं। हिंदी में हम जिसे घनायन भी बोलते हैं, है ना, घनायन। तो पॉजिटिव चार्ज आया है, घन आया है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक। अब एक चीज और समझनी है कि नाभिक से, जब ये सोडियम था तो नाभिक से लेकर बाहरी कक्ष की दूरी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड सेल में है, तीसरी सेल में है, और हमने पढ़ा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, है ना। और नंबर ऑफ सेल घट जाएगा। देखो सोडियम Na+ बनने के बाद उसके पास 2 ही कक्ष रह गए, 2 कक्ष रह गए तो n की वैल्यू घट गई, n की वैल्यू घट गई तो त्रिज्या भी घट जाएगी। थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ठीक है। तो मुझे समझ में आता है कि जब सोडियम खुद का सेल्फ एटम है, मतलब खुद का एटम है, ठीक, तो उसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। बट जैसे ही सोडियम आयन फॉर्म में आया, कैटायन बना, घनायन बना, तो हमने देखा भाई उसकी परमाणु त्रिज्या घट गई। तो यहां से हमारे कुछ बच्चों आउटकम भी आए हैं, और ये आउटकम आपको ध्यान में रखने हैं क्या, कि भाई जो जो कैटायनिक रेडियस होती है, ठीक है, जो कैटायनिक रेडियस होगी, जो कैटायनिक त्रिज्या होगी, ठीक है, ये हमेशा कम होगी एटॉमिक रेडियस से, छोटी होगी एटॉमिक रेडियस से। अभी तो समझा है कि भाई सोडियम के केस में देखो सोडियम पे कितना है, 281, 3 सेल हैं, 3 कक्ष हैं। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे 2 ही कक्ष बने, तो 28 बन गया। तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई कक्ष कम हो गए, तो दैट मीन्स त्रिज्या भी कम हो गई। तो यही तो चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो कैटायनिक रेडियस है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से कम होगा। या ये भी कह सकता हूँ कोई भी कैटायन जैसे Na+ है, ये हमेशा छोटा होगा अपने एटम से, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मेन बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये Na है तो भैया ऑब्वियस बात है ये Na+ से छोटा होगा। ये अब देखो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, यहाँ लेस देन का लगाया, इससे भी कंफ्यूजन मत होना बेटा, लेस देन का साइन होता है और ये ग्रेटर देन का साइन होता है। और ये लिखा है कि जो सोडियम का एटम है उसका साइज बड़ा होगा Na+ से, यही बात मैंने आपको ऊपर समझाई, ठीक है। ऐसे में यहाँ देखो मैं Mg दे दूं, ठीक है, Mg+1 दे दूं, Mg+2 दे दूं, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सर Mg का साइज सबसे बड़ा होगा, देन Mg+1, देन Mg+2 का होगा। क्लियर है? तो ये कुछ सरल सरल सी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसको पढ़ने के और भी तरीके हैं आपके पास, कि भाई मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12 है, तो आप जानते हैं 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। Mg+1 का मतलब क्या है भाई, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 12 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया, अब कितने बचे, 11 बचे। Mg2+ का मतलब क्या है कि 12 प्रोटॉन थे, 2 दे दिए, 2 देने के बाद कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जरा समझो, प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। भाई नाभिक में प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे वो होता है ना रस्सी खींचने वाला खेल, जिसे हम इंग्लिश में टग ऑफ वॉर भी कहते हैं, कि भाई रस्सी खींच रहे हैं। जब अंदर भी 12 जने हैं, बाहर भी 12 जने हैं, तो भाई अभी पता है रस्सी बराबर खींचेगी। तो मान लो बराबर खींचने पे कुछ जो त्रिज्या है, वो एटॉमिक रेडियस कुछ फिक्स है, मान लो कोई भी एटॉमिक रेडियस हो गया,
ठीक, अब आपको पता है जैसे ही अंदर से अंदर बराबर जने बट बाहर से एक जना कम हो गया। अंदर मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन तो फिक्स है 12, है ना? बट बाहर एक जना कम हो गया, मतलब बाहर वाले कम हो गए। तो आपको पता है रस्सी खींचने वाला खेल है और दोनों ही बराबर खींच सकते हैं। बट जैसे ही बाहर से एक जना कम हो जाएगा तो आपको पता है अंदर वाले अपनी ओर खींच लेंगे। प्रोटॉन 12 हैं और 11 वालों को अपनी ओर खींच लेंगे। अपनी ओर खींचने का मतलब क्या है कि साइज़ छोटा हो जाएगा। देखो पहले साइज़ ये था, अपनी ओर खींच लेंगे तो अब साइज़ ये हो गया, है ना? तो साइज़ आप क्या देखेंगे कम हो जाएगा। अब फिर देखो और आगे, यहाँ पे है 12 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। भाई आपको पता है अंदर भी 12 जने हैं और बाहर अब 10 ही जने रह गए, 2 चले गए। अब आपको पता है 12 वाले 10 वाले को अपनी ओर और खींच लेंगे साइज़ और छोटा हो जाएगा, है ना? और खींच लेंगे दैट मीन्स साइज़ और छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है वो कोई ना कोई कैटायन ही होगा, घनायन ही होगा और घनायन के केस में ध्यान रखना घनायन का साइज़ हमेशा उसके एटम से छोटा होगा, ठीक है? तो ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही कैटायनिक रेडियस के साथ-साथ हम पढ़ते हैं एनायोनिक रेडियस, ठीक है? एनायनिक रेडियस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ऋणायन, है ना? ऋणायन आई थिंक यही बोलते हैं, यस। ऋणायनिक त्रिज्या। समझते हैं एनायन कैसे बनता होगा? मान लो आपके पास एक फ्लोरीन का एटम है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, सभी जानते हैं। दैट मीन्स के पास 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? अब फ्लोरीन आपको पता है 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत बड़ी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके पहली कक्ष में 2 हो गए, आउटर मोस्ट में 7 हो गए, 2 और 7 9 होते हैं, आप जानते हैं। आपको पता है इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 चार्ज आएगा, 2 लेगा तो -2 चार्ज आएगा। बहुत सरल सी बात है। ठीक है? अब ये है 2 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये बन गया 2 और 8 और आपको पता है 2 8 बनते ही ये क्या हो जाएगा स्टेबल, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बन जाएगा। 2 8 बन गया। है ना बहुत सरल सी बात। अब जरा समझिएगा, फ्लोरीन है, फिर वही कहानी देखो अभी ऊपर जो समझाई, टग ऑफ वार वाली कहानी याद रखनी है, ठीक है? ये है नाभिक और ये पहली कक्ष और ये दूसरी कक्ष। आप सभी समझ गए कि पहली कक्ष में 2 हैं, आउटर मोस्ट में बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और अंदर टोटल कितने हैं? 9 प्रोटॉन हैं। मतलब ऐसा मान के चलो अंदर 9 प्रोटॉन है और बाहर 9 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो मान लो कोई एक फिक्स्ड रेडियस है। बट आप समझिए अब की प्रोटॉन फिक्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। देखो इलेक्ट्रॉन पहले 9 है, 1 ले लिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 का मतलब बाहर वाले ज्यादा हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन है बट बेचारे प्रोटॉन अब भी 9 हैं। अब कौन हो गए? बाहर वाले ज्यादा हो गए। जब बाहर वाले ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? भैया अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे और जब ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे तो आपको पता है ये इधर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो पहले साइज ये था, अब ये साइज क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर है? बहुत सरल सी बात है। तो यहाँ पे साइज और बढ़ जाएगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे, बाहर की ओर खींचेंगे और बाहर की ओर खींचेंगे तो आपको पता है नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाएगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। बहुत सरल सी बात, ठीक है? तो इसको टग ऑफ वार गेम से भी आप याद कर सकते हो। तो आउटकम क्या निकला कि किसी भी एनायन का, किसी भी ऋणायन का जो साइज है, वो अपने रेस्पेक्टिव एटम से बड़ा होगा, अपने रेस्पेक्टिव एटम से बड़ा होगा। क्लियर है बात? तो एक ओवरऑल आउटकम लिखूं, उसको याद करने का तरीका एक ही बार में कि सबसे बड़ा साइज एनायन का होगा, देन एटम का होगा और उससे छोटा साइज कैटायन का होगा। बट ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी पे भी लगा दो आंख बंद करके। आपको ये भी चेक करना है कि वो कौन से ग्रुप का है, कौन से वर्ग का है और वो कौन से पीरियड या फिर कौन से आवृत्त का है। ऐसा नहीं कि रूल सब पे लग गया। ये इन जनरल है, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से ऐसा हो सकता है। मत दीजिएगा, हाँ, ठीक है? सामान्य रूप से ऐसा हो सकता है, इन जनरल ऐसा हो सकता है। क्या ये रूल सभी पे लग जाएगा? नहीं भैया, ये सभी पे नहीं लगेगा, ठीक है? आपको ग्रुप, पीरियड सब कुछ चेक करना होता है, उसके बाद अपना आंसर देना होता है। पर इन जनरल ध्यान रखना है, एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, देन एटम का और सबसे छोटा साइज कैटायन का होता है। तो इन जनरल बोल रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना है। क्लियर है? चलिए, अब हमने देखा फ्लोरीन, ठीक है? अगर चलो फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहा हूँ। अब बताओ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा होना चाहिए, किसका साइज छोटा होना चाहिए? ठीक है? जल्दी से आंसर देंगे। तो मैं बताता हूँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन की अगर मैं आपस में चर्चा करता हूँ, तो देखो बेटा जी फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या 9 है, तो हम सभी जानते हैं इसके पास 9 ही प्रोटॉन होंगे और 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझ में आया कि हमने बेस क्यों पढ़ा? बेस इसलिए पढ़ा क्योंकि आप समझ के चलिए, मुझे पता है आप में से काफ़ी बच्चों को ये बेस आता भी होगा। पर हाँ, ये बेस उन बच्चों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा जो बिल्कुल अ, रूरल बैकग्राउंड से हैं, बहुत दूर-दराज गाँव से हैं और उनको ये बेस भी क्लियर अच्छे से नहीं होता है ना? जो जस्ट बच्चे क्लास 12 पास आउट करके आए हैं, उनके ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो आई विश ये उनको हेल्प करेगा और जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आई थिंक उनका ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा होगा, है ना? चलिए खैर, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो हम सभी जानते हैं इसपे 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अब हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है,
ठीक है, मतलब ये 2 और 7 है, आपको पता है इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, F माइनस बन जाएगा। दैट मीन्स ये 2 और 8 हो जाएगा। और आपको पता है 2 8 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसको हम स्टेबल कहते हैं, स्थिर कहते हैं कि हाँ भाई इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खुश है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये खुश है। ये सरल सी बात है। बट ऑक्सीजन के केस में इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले कक्ष में 2 और बाहरी कक्ष में 6, टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर स्टेबल बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसपे ऑक्सीजन पे 2 माइनस आएगा। तो आप सभी को पता है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 बन जाएगा। 2 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 8 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें -2 चार्ज है। अब आगे कहानी देखिए। अब मैं पूछूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या, कि ऑक्सीजन एनायन में और फ्लोरीन एनायन में, ठीक है, इन दोनों ही ऋणायन में किसका साइज बड़ा होगा, ऑक्सीजन 2 माइनस या फ्लोरीन माइनस का? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि भैया बोलेगा इन जोड़ों में से किसका साइज जो है बढ़ते या घटे क्रम में सही अरेंज है। ऐसे प्रश्न पूछे गए, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न तो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन पे 2 माइनस बना, O2 माइनस और F माइनस बना। ठीक, अब इसके बाद समझना है कि भाई फ्लोरीन के केस में इसके पास एटॉमिक नंबर इसका अगर 9 है, परमाणु संख्या 9 है, तो इसके पास 9 ही प्रोटॉन है। बट F माइनस पे 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक ले लिया तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर कहानी देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले ज्यादा, बाहर वाले ज्यादा तो उसका साइज बढ़ रहा होगा। सिंपल। सेम ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे अगर देखो उसका परमाणु क्रमांक अगर इसके 8 है तो उस पे 8 प्रोटॉन है, बट 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा समझो, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और ये 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा 8 प्रोटॉन के अगेंस्ट 10 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है इसका साइज तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर 8 ही जने हैं और बाहर 10 जने हो गए। 10 जने हो गए तो दैट मीन्स बाहर वाले जने और ज्यादा हो गए, तो साइज अपनी ओर खींच लेंगे। मतलब अपनी ओर खींचेंगे तो बाहर की ओर खींचेगा तो साइज बढ़ेगा, अंदर की ओर खींचेगा तो साइज घटेगा। तो बाहर की ओर खींच लेंगे दैट मीन्स यहाँ पे साइज बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ O2 माइनस का साइज F माइनस से बड़ा होगा। ठीक है, फ्लोरीन के केस में देख लो 9 ही जने हैं, बाहर 10 जने, ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है तो खींचेगा बाहर की ओर, बट इतना नहीं खींच पाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई अगर कोई ऋणायन है, एनायन है, तो उसका साइज हमेशा ज्यादा 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 होगा। किससे ज्यादा होगा? ध्यान रखना, उसका साइज हमेशा एटम से ज्यादा होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा का साइन हो गया, बट ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बस मैं तो समझाना चाह रहा हूँ एनायन का साइज ज्यादा होगा एटम से। क्लियर है? तो अगर मान लो ऐसा आ गया एग्जाम में O2 माइनस, O माइनस और O, तो इनको बढ़ते या घटते क्रम में लगा दो। तो भैया अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, घटते क्रम में लगाना है, कैसे लगाना है? तो हमें पता है भाई एनायन कौन है, सबसे बड़ा एनायन कौन है? O2 माइनस, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद एक माइनस वाला और सबसे कम ओनली ऑक्सीजन होगा। क्लियर है बात? तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर ऑक्सीजन के अलावा यहाँ नाइट्रोजन दे दूं, हमें पता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक, इसका मतलब इसके पास 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर अपना अष्टक पूरा करना है तो हमको पता है इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो अब इस बार जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे माइनस चार्ज भी आएगा। अगर इस पे माइनस चार्ज आ रहा है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो मुझे पता है इस पे 7 प्रोटॉन है, बट 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब देखो 7 प्रोटॉन को बाहर 10 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे तो इसका साइज तो और बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं कंपेयर कराऊं N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस में, तो आप सिंपली कहेंगे सर N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास 7 ही प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 7 के लिए 10 आ गए तो बाहर वाले 10 जने हो गए, तो दैट मीन्स इसके साइज को और अपनी ओर खींच लेंगे, दैट मीन्स साइज बढ़ जाएगा, नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी। बहुत सरल सी बात। ठीक है, फिर ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? और यहाँ फ्लोरीन पे देख रहे हैं कितने? 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। और देखो तीनों पे ही N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, तीनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो पढ़ा था ना, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं ऐसी चीजों को। ठीक है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने जाने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने जाना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमने ये भी समझा कि एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, ठीक है, कैटायन एनायन क्या है, ये भी चीजें हमने सीखी और समझी। ठीक है, चलिए अगर मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास नमक है NaCl, है ना, टेबल सॉल्ट नमक NaCl। अब मैं कहूं कि NaCl के जो एटम है इनको बना के दिखाइए, किस रेस्पेक्ट में या किस रेशियो में आप इसके एटम्स को बनाएंगे? किस रेशियो में बनाएंगे? मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए? अगर मैं बोलूं एटम्स का एक सिंपल डायग्राम बनाइए, कैसे बनाएंगे? क्या आपका आइडिया होगा उसको बनाने का? तो भाई आप सिंपली कहेंगे सर सोडियम इसका परमाणु क्रमांक Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। बहुत सरल सी बात। बट आप जानते हैं सोडियम Na प्लस बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। बहुत सरल सी बात है। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो परमाणु संख्या 11 है, तो उसके पास प्रोटॉन
तो प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं, निकलता कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास +1 चार्ज आया। बहुत सरल सी बात है। क्लोरीन को अगर मैं देखूं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। अगर इसका परमाणु संख्या 17 है तो उसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। बहुत सरल सी बात है। हम सभी को पता है इसको अपना अष्टक पूरा करना है। हम जानते हैं ये 2 8 7 होगा, इसको अष्टक पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेते क्या बन जाएगा? Cl- दैट मींस 2 8 8 और 2 8 8 वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। प्रोटॉन यहाँ 17 है और आप जानते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। ऊपर से सोडियम जब Na+1 है, +1 है, तो दैट मींस, एक मिनट दीजिएगा, पेज ऐड कर दूं। तो सोडियम जब यहाँ +1 है तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके पास 2 और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस पहले कक्ष में 2, बाहरी कक्ष में 8। तो सोडियम Na पे 2 ही कक्ष हैं, पहला कक्ष और दूसरा कक्ष। जबकि क्लोरीन पे देखो 2 8 8 मतलब 3 कक्ष हैं, तो ये बनाऊंगा नाभिक, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। तो मुझे समझ में आ गया कि जो Na का कैटायन है ना, Na का घनायन है, इसका साइज बहुत छोटा होगा और Cl का जो ऋणायन है, इसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो अगर इनके आयन को बनाऊंगा, देखो कैसे बनाऊंगा, ऐसे एक छोटा गोला बना दो, एक बड़ा गोला बना दो, है ना। इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा NaCl का सही एटॉमिक फॉर्म है, या मैं बोलूं आयनिक फॉर्म है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन भी आप अब कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, और इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज जो है, इसको बढ़ते या घटते क्रम में लगा के देखिए। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, आपके पास है Na+, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये कई बार हैंग करता है। हाँ, Na+, Mg2+ और Al3+। ठीक है, क्या तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं? क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, तीनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्यों ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? क्योंकि तीनों पे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, दैट मींस के पास 11 प्रोटॉन होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट इसने एक दे दिया ना, प्लस जब भी तो आया, दे दिए तो 11 प्रोटॉन सब 11 प्रोटॉन रहे, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम हम जानते हैं इसका परमाणु संख्या 12 है, तो इसके पास 12 ही प्रोटॉन होने चाहिए और 12 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट इसने 2 दे दिए, जब भी तो 10 बचे, है ना। ऐसे ही एल्युमिनियम देखो, परमाणु संख्या इसकी 13 होती है, 13 प्रोटॉन होने चाहिए और 13 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट 3 दे दिए, तो कितने बचे? 10 बच गए। तो हाँ, तीनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब आगे क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया इनको साइज के बढ़ते या घटते क्रम में लगा दो। तो लगाओ, बहुत सिंपल है, टग ऑफ वॉर वाला खेल याद रखो। तो 11 प्रोटॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब समझो, 13 प्रोटॉन है मतलब अंदर 13 प्रोटॉन है, अंदर ज्यादा जने, बाहर 10 ही रह गए, है ना। तो अंदर वाले बाहर वालों को अपनी ओर खींच लेंगे, जब अपनी ओर खींचेंगे, अंदर वाले अपनी ओर खींचेंगे, तो साइज घट जाएगा। दैट मींस Al3+ का जो साइज है, ये सबसे छोटा होगा। क्लियर? इसके बाद Mg2+ का, और सबसे बड़ा साइज Na+ का होगा। रीजन मिल गया होगा। भैया 12 जने खींच रहे 10 जनों को, सभी के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। पहली बात तो ये समझ में आई, ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन सेम है। बस प्रोटॉन को देखिए, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा वो अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, और जब अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो देखो साइज सिकुड़ता चला जाएगा, साइज कम होता चला जाएगा। साइज कम होगा तो सबसे छोटा साइज किसका बन जाएगा? Al3+ का, उससे ज्यादा Mg2+ और सबसे बड़ा साइज Na+ का बन जाएगा। तो ऐसे बढ़ते और घटते क्रम में जनरली आपसे लगाने को बोलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आई थिंक कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, निकाल के देख लीजिएगा, क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। जिनके क्वेश्चन हो जाएंगे वो चैट में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, उनके आंसर का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक, इसके अलावा आज मैंने संडे को इंडियन पॉलिटी क्लास होनी थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज क्लास मैं कल लॉन्च नहीं कर पाया था, अपलोड नहीं कर पाया था। तो इसलिए जो क्लास है वो मैंने आज अपलोड करी है। ठीक है, तो क्लास आ चुकी है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की भी, वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं लेके चल रहे हैं, बस टाइमली आपको जुड़ना होता है। 4 पीएम क्लास बोली थी, कल किसी कारणवश 4 पीएम क्लास नहीं आ पाई, तो मैंने सुबह अभी क्लास अपलोड कर दी है। इस क्लास से पहले मैंने अपलोड कर दी है, आपसे भी धीरे-धीरे देखिएगा। ठीक है, हालाँकि काफ़ी बच्चों का ये भी प्रश्न है कि सर क्लास लंबी हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सरल सी बात, आप उन क्लास को ब्रेक में देख लीजिए। ठीक है, जैसे एक ब्रेक लिया, ठीक है, फिर मतलब क्लास देखी 1 घंटे की, ब्रेक ले लिया, फिर दूसरे घंटे की क्लास देख ली, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं उसको ब्रेक्स में बनाऊँगा तो फिर मान के चलिए बहुत सारे पार्ट्स बन जाएँगे। बट वो एक साथ आपके पास है तो वो इकट्ठी रहेगी और आप उसको चाहे कितने भी ब्रेक्स में देख लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्लासरूम कोर्स जो जॉइन करना चाहते हैं, उनके लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। ठीक है? उसमें आप, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड जो
लैब असिस्टेंट है, इसका कोर्स मात्र 99 रुपए में है। तो जिन बच्चों के ये भी प्रश्न है कि सर कौन सी बुक लें, प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक लें, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर सारे आपको सॉल्व कराए जाएँगे। आपकी इच्छा है, देखो मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि मुझे बुक लेना है, बुक पे रिलाई करना है, बिल्कुल बुक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ऑलरेडी आपको बुक जो है सॉल्व कराए जाएँगे, या मैं बोलूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जाएँगे, प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व कराए जाएँगे, टेस्ट आपको दिए जाएँगे, प्लस साथ ही में आपकी जो ये क्लास की नोट्स की पीडीएफ है, ये नोट्स पीडीएफ भी आपको वहाँ प्रोवाइड होगी, ठीक है? और सारे सेशन क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, मतलब हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन दिए जाएँगे, एटलीस्ट 50 से 100 जितने क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको दिए जाएँगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। क्लियर है? तो उसमें हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कैसे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो कोर्स है मात्र 99 रुपए का। बाकी हाँ, यूट्यूब पे तो क्लास केमिस्ट्री वाले पोर्शन की मिल ही रही है। बट हाँ, 99 रुपए देकर मतलब क्लासरूम कोर्स में जनरली यही बेनिफिट आपको मिलता है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट, पीडीएफ ये आपको मिल जाते हैं। और जो 12th लैब एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, नॉट लैब वाला, एनवायरमेंटल जो सुपरवाइजर है, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो कोर्स है वो 349 है, ठीक है? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। और आपको बता चुका हूँ, या तो आपको पीसीएम से तैयारी करनी है या फिर पीसीबी से तैयारी करनी है, ठीक है? दोनों एग्ज़ाम का पोर्शन सेम है, ए और बी, ठीक है? ए में आपका जनरली 25 मार्क्स का जीएस होगा, और बी आपका 75 मार्क्स का जो भी सब्जेक्ट है उसका होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तैयारी कीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट आ चुकी है, आज 17 हो गई है, आई थिंक 18 कल लास्ट डेट है, ठीक है? किस वाले की? जो आपका बीएससी 50% मार्क्स लैब असिस्टेंट वाला जो एग्जाम है उसकी कल लास्ट डेट है। फॉर्म जरूर याद से भर लीजिएगा। पता चला क्लास के चक्कर में या क्लास के ध्यान में आपने अपना फॉर्म नहीं भरा, तो ऐसा ना कीजिएगा। फॉर्म अपना भर लीजिए। दूसरा, क्वेश्चंस लगाइए। कोई बात नहीं, आप क्लासरूम कोर्स नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन खुद से भी लगाइए। डाटा आपको मिलता जा रहा है, मटेरियल मिलता जा रहा है, प्लस क्वेश्चंस आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और एग्जाम में हम बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चंस को लगा पाएँगे, ठीक? और इस संडे वाली क्लास आ चुकी है आज। जो बच्चे कह रहे थे सर क्लास नहीं है, तो क्लास आ चुकी है, रेगुलर ही रहेंगी। कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो ही क्लास नहीं आ पाएँगे, अदरवाइज़ जब आपसे बोला है कि आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, तो बेफ़िक्र रहें, क्लास को टाइमली जॉइन करें, ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।